हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 1, जो कि आपका साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया है 8059041145 8059041145। अगर आपका मन करे तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो आप इस नंबर पे, ठीक है। आपका नाम और क्लास लिख के जरूर भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे। तो अभी तक हम 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और ये है चौथा पार्ट। हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, डिफ्यूजन पढ़ लिया। जिन्होंने वो नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना, ठीक है। उसी के बाद मज़ा आएगा आपको समझने में। आज जिस टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं वो है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि जब बात हो रही है ऑस्मोसिस की और डिफ्यूजन की, तो हमें ये समझना है कौन सा टॉनिक में, कौन से सॉल्यूशन में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, किस में कम कंसंट्रेशन है या किस में बराबर कंसंट्रेशन है। चलो तो इसे एक पेपर पे अच्छे से समझते हैं, आ जाओ। हेलो एवरीवन। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूज़न क्या है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मुझे आपको 3 टर्म सिखानी है, वो है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हम 3 अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो तीनों टर्म में टॉनिक, टॉनिक और टॉनिक तीनों टर्म में आया है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई टॉनिक का मतलब क्या है। देखो, अगर आपसे आसान लैंग्वेज में बात करूं तो टॉनिक का मतलब है डेंस। अब तुम कहोगे डेंस का मतलब सर, मतलब थिकनेस, मतलब कि गाढ़ापन। यानी कि एक मोटी मोटी बात करूं, अगर 1 गिलास पानी में एक तरफ मैंने 1 चम्मच चीनी घोल दी और दूसरी तरफ 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी घोल दी, तो बताओ गाढ़ापन कहाँ पे ज़्यादा होगा। आप कहोगे सर वहाँ पे होगा जहाँ पे आपने 5 चम्मच चीनी घोली है, ठीक है। अब इसके अंदर ये ध्यान रखना है, हाइपो, हाइपर और आइसो का मतलब क्या होता है। हाइपो का मतलब होता है लेस। इसका मतलब देखो, जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है उसे वैसे ही क्लियर होगा, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कम डेंस होगा, कम गाढ़ा होगा। हाइपरटोनिक का मतलब हो गया एक ऐसा सॉल्यूशन जो ज़्यादा गाढ़ा होगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब 2 अलग अलग लिक्विड हैं लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, बराबर है। बच्चा कह रहा है सर एग्जांपल दो। जैसे मान के चलो 2 गिलास हैं, 2 गिलास में एक एक गिलास पानी भरा हुआ है, दोनों में 1 चम्मच चीनी डाल दूं तो दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होगी। तो दोनों जो सॉल्यूशन है वो कैसे हो गए, आइसोटोनिक। लेकिन अगर 1 गिलास में मैंने भरा है 1 चम्मच चीनी और दूसरे गिलास में भरी है 5 चम्मच चीनी, तो 5 चम्मच चीनी वाला क्या हो जाएगा, मोर। मोर का मतलब ज़्यादा, तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक और ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? आई होप कि बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दी है। यहाँ मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 8059041145 8059041145। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। हेलो एवरीवन। तो अभी हमने समझा था हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपो का मैंने मतलब बता दिया आपको, लेस यानी कम। हाइपर का मतलब मोर और आइसो का मतलब सेम। और टॉनिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, डेंस यानी कि गाढ़ापन। अब एक प्रैक्टिकल देखो, बहुत ईजी है और आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वो क्वेश्चन आप मुझे जवाब दोगे। मान के चलो ये एक वेसल है, ठीक है, और इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। अब मैं क्या करता हूं, इस वेसल के अंदर दोनों तरफ 1 लीटर पानी इधर और 1 लीटर पानी मैं इधर भर देता हूं, दोनों तरफ। और इस साइड क्या करता हूं मैं, इधर मैं 1 टीस्पून डाल देता हूं सॉल्ट। 1 चम्मच नमक मैंने इधर डाल दिया और 10 टीस्पून सॉल्ट मैंने डाल दिया इधर। इतनी बात क्लियर हो रही है? भाई ये एक वेसल है, वेसल में मैंने सेल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। इधर भी 1 लीटर पानी है और इधर भी 1 लीटर पानी है। लेकिन खास बात क्या है, इधर वाले पानी में 1 चम्मच मैंने क्या डाला है, नमक, और इधर वाले पानी में मैंने डाला है 10 चम्मच नमक। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ ये वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा या ये वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो लेस डेंस होगा और हाइपर कौन होगा, जो मोर। तो अब आप बताओ ज़्यादा डेंस कौन सा होगा। अब बच्चा कहेगा सर बहुत इजी है कि सर ये वाला होगा, क्योंकि इसमें आपने 10 चम्मच डाले हैं, ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो ये तो होगा सर हाइपरटोनिक।
और सर क्योंकि इसमें एक ही चम्मच है ये कम गाढ़ा होगा, तो ये होगा हमारा हाइपोटोनिक। इतनी बात क्लियर है। अब आती है बात मूवमेंट की। जो वाटर है वो यहाँ से हाइपोटोनिक से इधर जाएगा, सॉरी हाइपरटोनिक से इधर जाएगा, या हाइपोटोनिक से इधर जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ। आई नो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्योंकि कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है, और हमने ये पढ़ा था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर है वो फ्लो करेगा। लेकिन अब ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, वो ये, भाई मुझे एक बात बताओ, जो पानी का अमाउंट है वो तो दोनों तरफ सेम है, यहाँ भी 1 लीटर है और यहाँ भी 1 लीटर है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉल्ट की, तो वो यहाँ पे 1 चम्मच है और यहाँ पे 10 चम्मच है, सही है। और हम ऑस्मोसिस की जब बात कर रहे हैं तो ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट किसका होता है? वाटर का होता है या नहीं? और यहाँ पे भी वाटर 1 लीटर है तो यहाँ पे भी 1 लीटर है। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सॉल्ट है, ध्यान रखना, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, यानी कि मैं मान के चलूँ अगर 99% वाटर है तो 1% क्या है? सॉल्ट। इतनी बात क्लियर। और यहाँ पे क्या है, अगर 90% वाटर है तो 10% सॉल्ट है। ये वाली बात समझ लेना। यहाँ मैंने 90% वाटर क्यों लिखा, जबकि आप कहोगे सर दोनों तरफ 1-1 लीटर पानी है, क्योंकि पानी के 1 लीटर में 10 चम्मच है, तो 10 चम्मच को मैंने 10 मान लिया इधर, और इधर 1 चम्मच को 1 मान लिया, तो 99 और 1 100 हो गए, और 90 और 10 अब 100 हो गए। अब मुझे बताओ कि वाटर की कंसंट्रेशन, देखो ध्यान रखना, मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ केवल और केवल वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है? तो आंसर है सर, अगर हम खाली वाटर की बात करें और इस केस में, तो वाटर की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर वो इधर से इधर फ्लो होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। मैंने कहा था ध्यान से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं खाली वाटर को देखूं तो यहाँ पे वाटर रह गया 90%, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट विद सॉल्ट, और यहाँ पे वाटर है 1%। तो अगर मैं केवल और केवल पानी की बात करूँ तो पानी का जो ट्रांसफ़र होगा, मूवमेंट होगा, वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं अगर मैं दूसरी इस चीज़ को घुमा देता हूँ, अगर मैं बात करूँ आपसे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, जो नमक है, तो नमक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ ज़्यादा है? नमक का सॉल्वेंट है भाई इधर ज़्यादा। देख लो भाई, इधर 10 चम्मच है और इधर 1 चम्मच है। अगर मैं करूँ डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न कल मैंने आपको क्या समझाया था, जो सब्सटेंसेस में होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? वो होगा इधर से इधर, यानी हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। ईजी है कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने और आपको सब समझ में आ गया। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, वो है ये आइसोटोनिक। मान के चलो इसी वेसल के अंदर मैं क्या करता, ये मैंने वो लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें मैं 1 लीटर पानी भर दूं प्लस 1 चम्मच सॉल्ट डाल दूं, इधर भी मैं 1 लीटर पानी डाल दूं और 1 चम्मच, यानी दोनों तरफ 1-1 लीटर पानी है और 1-1 चम्मच आपने नमक डाला हुआ है। अब मैं आप पूछूं दोनों तरफ कंसंट्रेशन कैसी है? बराबर है, चाहे वो पानी की हो चाहे वो सॉल्ट हो। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है दोनों तरफ कैसा है? आइसोटोनिक। और आइसो का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? सेम। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ मूवमेंट इधर से इधर होगा या इधर से उधर होगा, अब तो बच्चा भी जवाब दे देगा कि सर ना तो इधर से उधर होगा, ना इधर से उधर होगा, ना ही ऑस्मोसिस होगी, ना ही डिफ्यूजन होगा, बिकॉज एट बोथ द प्लेसेज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज वेल एज सॉल्ट इज़ वेरी इक्वल। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। तो चलिए, आई होप कि ये जो तरीका था मेरा पेपर पे आपको समझाने वाला, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो। और आगे चलने से पहले यार आपको एक बात बताऊंगा, वो ये कि भैया अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो ना तो उसकी सोच समझ के मदद करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई साहब तुम उसकी मदद करते रहो, नहीं समझ में आया, ये देख लो भाई साहब, देख लिया, तो ये भी हो सकता है आपके साथ भी। ठीक है, तो सोच समझ के स्टेप उठाना, फिर मत कहना इंग्लिश बाबा बताया नहीं था। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। बस इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस ध्यान से समझना। द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल। देख रहे हो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है अंदर येलो येलो साइटोप्लाज्म है, और इस वाले में आप देख रहे हो तो जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो गया यानी छोटा हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है
ठीक है। द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, बहुत काम आने वाला है आपको। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया। अब हम सेल के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, देखो ऑर्गेनेल्स तो बहुत सारे हैं, पर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यार आप ये देखो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए इधर दिखाई दे रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा, ठीक है, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख गया जी। चलिए अब आप देखो गोल्गी बॉडी, इसे गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। इसका नाम गोल्गी इसलिए पड़ा क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी उनका नाम गोल्गी था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है गोल्गी बॉडी, ये है आपका गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो जो सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ईआर भी बोलते हैं, और गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस, ये हम देख चुके हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे, वो है लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। देख लो भाई डायग्राम में आपको कहीं लाइसोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ए लाइसोसोम्स, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है अंदर, ठीक है। ये जो हैं ये और ये हैं माइटोकॉन्ड्रियाज, इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस हम ये देख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, गोल्गी बॉडी देख लिया, लाइसोसोम देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया। अब प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट मतलब किस में होगा, केवल और केवल प्लांट सेल में होगा, जहाँ तभी तो भाई वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो बाकी चीज़ दिखाई वो तो लगभग आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको केवल और केवल मिलेंगे प्लांट सेल के अंदर, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। देख लो अब आपको यहाँ पे कहीं पे क्या नाम है, प्लास्टिड दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी दिखाई दे रहे हैं, ये रहे दूसरे नंबर पे ये रहे हमारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और मैंने अगर आप मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देख रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल मिलेगी तो दोनों में, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल मिलती है वो बड़ी मिलती है। तो ये रही बड़ी सी वैक्यूल, दिख रही है ये पूरी, तो ये है आपकी वैक्यूल, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब आप कहोगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहे हो और यहाँ पे आपने बिस्किट जैसा दिखा रखा है। इट वर्क्स लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम करती है। कैसे, जैसे बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, उसमें बिस्किट बनेगा, कपड़े बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कपड़ा बनेगा, ऐसे ही ये मैन्युफैक्चर करती है, चीज़ों को बनाती है। वो चीज़ हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। देखो ऐसा है कि नहीं है, लार्ज नेटवर्क है ये सब क्या है, ये सारे मेम्ब्रेन्स ही तो हैं, दिख रही है ये लार्ज नेटवर्क जा रहा है। बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है, इस तरह से है। अच्छा जी देख लिया। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, नंबर 1 रफ और नंबर 2 स्मूथ। ईआर देखो मैंने इसके आगे ईआर लिखा हुआ है, ईआर का मतलब अभी आपको बताया था रफ, ठीक है। अब बात आती है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे रफ क्यों कहते हैं और स्मूथ वाले को स्मूथ क्या कहते हैं, इनमें अंतर क्या है। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो रफ ईआर है उस पर ये छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये डॉट, ये छोटे छोटे से बिंदु पॉइंट्स, ये एक्चुअली राइबोसोम्स हैं और इन्हीं की वजह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हो जाता है रफ। और जो दूसरा वाला आप ये देख रहे हो स्मूथ, इस पे कहीं पे भी क्या आपको इस तरह के डॉट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या कितनी बात समझ में आ गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम करता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए, 2 तरह के हैं, रफ और स्मूथ। रफ का हमने रीज़न कोई पूछे तो बता देना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ होता है क्योंकि उस पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं, और स्मूथ वाले पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते। अब
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रफ ER इज कॉल्ड रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अब नेचर ने कोई चीज़ बनाई है, अगर रफ के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो एम ही तो लगे नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई काम नहीं होगा। उनका यहाँ पे मेन काम क्या है, वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात। आगे चलते हैं। अब बात ये भैया स्मूथ वाले की, कि चलो सर रफ वाले का तो ये काम समझ में आ गया कि वो जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, तो स्मूथ वालों का कोई काम नहीं है क्या, खाली पीली ऐसे ही बैठे हैं क्या? नो। SER, एस का मतलब है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो S है SER का मतलब, S का मतलब है स्मूथ, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। फैट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, मॉलिक्यूल्स के और लिपिड्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमें समझ में आ गया। अब आपको समझ आ गया, मैंने शुरुआत में इसे कहा था कि भाई हम इसे कंपेयर कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो अब आपने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो। तो क्या क्या प्रोड्यूस हो गया, जो रफ वाले हैं वो तो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोटीन को, और जो स्मूथ वाले हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फैट मॉलिक्यूल्स को और लिपिड्स को। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए, अब एक छोटी सी टर्म याद रखना जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो प्रोटीन्स हैं जो और ये जो लिपिड्स हैं जो कौन प्रिपेयर कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हेल्प करते हैं सेल को बनाने में, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बड़ा काम आएगा आपको। अब बढ़ते हैं दूसरे बारे में। दूसरा हमारा सेल ऑर्गेनल है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था गोल्गी अपैरेटस, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा आपका गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, और राइट साइड में मैंने केवल आपको पूरा ये दिखा दिया है गोल्गी अपैरेटस, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, ये लेयर 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 जा रही हैं पैरेलल एक दूसरे के, ये क्या है, ये है गोल्गी अपैरेटस। अब आप देखो, जब मैंने ER पढ़ाया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे मैंने कंपैरिजन दिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। जैसे बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ बिस्किट, इसे मैं कह रहा हूँ पैकर्स एंड मूवर्स। आपने पैकर्स और मूवर्स का सुना होगा। मान के चलो आप हरियाणा में रह रहे हो और हरियाणा से आपको दिल्ली जाना है, तो आपका बहुत सारा सामान है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, AC भी है, बेड भी है, और आपको टेंशन नहीं लेनी। तो आप क्या करोगे, पैकर्स एंड मूवर्स वालों को फ़ोन करोगे, ये खुद ही आएंगे, खुद ही पैकिंग करेंगे, आप बस खुद दिल्ली पहुंच जाओ, ये आपका सारा सामान बड़े ही आराम से, बड़े प्यार से दिल्ली पहुंचा देंगे, और उसके बदले में आपको पैसे ले लेंगे। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका गोल्गी अपैरेटस। वो अभी हम समझेंगे कैसे। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैमिलियो गोल्गी। ये जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं बड़ी बड़ी मूंछ वाले, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो जैसे फोर्स के बारे में न्यूटन साहब ने बहुत पढ़ा था, तो हमने फोर्स की यूनिट रख दी उनके सम्मान में न्यूटन, ऐसे ही इसका नाम पड़ गया गोल्गी अपैरेटस इनके सम्मान में। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। देख लो, सिस्टम मेम्ब्रेन है या नहीं है, हैं जी, और वो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, हाँ जी हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी मेरे बच्चे को। आगे बढ़ रहा हूँ, अब पढ़ेंगे भाई इसका काम क्या है। द मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ER क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। जो भी चीज़ें बनाई गई थी किसके द्वारा, ER के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो चीज़ बनी थी, इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड। वाह, देखा, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, प्रोडक्शन यूनिट थी, मैन्युफैक्चरिंग। उसने जो चीज़ बनाई, तो ये क्या करेगा गोल्गी अपैरेटस, उसे पैक करेगा और उसे डिस्पैच करेगा, बिल्कुल मूवर्स एंड पैकर्स की तरह, टू वेरियस लोकेशंस, कई सारी अलग अलग लोकेशंस पे, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, थ्रू की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे सही कर लेना, THROUGH होती है, थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। समझ में आ गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया मेरे भाई, उसने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, क्या, प्रोटीन भी मैन्युफैक्चर किया, फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर किया,
और गोल्गी अपरेटस ने क्या किया, उन चीज़ों को जो कि उसके आसपास बन रही थी उन्हें पैक किया और डिस्पैच कर दिया, यानी मूवर्स और पैकर्स की तरह काम कर दिया, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर दिया। इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इसका जो फंक्शन है उसके अंदर चीज़ों को स्टोर करना, उन्हें मॉडिफाई करना। जैसे आपने कभी अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से कुछ ख़रीदा हो तो जाहिर सी बात है वो केवल आपको प्रोडक्ट नहीं भेजते, प्रोडक्ट के साथ उन्हें पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। कहीं जब रास्ते में वो आएगा तो वो टूट फूट ना हो, तो वो स्टोर भी करेंगे, पैकेज भी करेंगे। नोट देख लो, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स कैन बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्गी अपरेटस। और कुछ केसेस में गोल्गी के अंदर जो सिंपल शुगर है उससे कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाई जा सकती है। द गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जी हाँ, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये भी सेल ऑर्गेनल है, इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों। कभी कभी गोल्गी अपरेटस इनके भी फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं और वो क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अब बचा हुआ जो टॉपिक है वो करेंगे हम पार्ट नंबर 5 में। मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, मेरा नंबर लिख लो 8059041145 80 590 411 45। इस नंबर पे आप मुझे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।